हेलो, कैसे हो आप लोग। बहुत सारे टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें हैं, राजा महाराजा, वैदिक धर्म, राजनीति, पॉलिटिक्स और साइंस और लॉ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं 10-12 वीडियो में काफ़ी कुछ मैं बता चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सारे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखा करें, क्योंकि शुरुआत में मैं बस उसका इंट्रो देती हूँ, जो लास्ट में आप चाहेंगे तो पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ए टू जेड पूरे कॉन्सेप्ट आपको मैं बताती हूँ। हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री से लेकर वर्तमान की परिस्थितियों को मैं जोड़ते हुए एक शॉर्ट वीडियो में आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर देती हूँ। तो आज मैं कुछ टेक्निकल क्षेत्र की वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही टेक्निकल स्टूडेंट रही हूँ। तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत तेजी से क्रांति कर रही है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबके पास स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन, टेक्नोलॉजी में सब आगे आ चुके हैं, लेकिन इसको और ऊंचे स्तर पर कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, जो कि हमारे जैसे ही इंसान इस मानव में जितने काम होते हैं उसको और आसान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आविष्कार किया गया, डिजाइन किया गया, जो काफी हद तक बढ़ चुकी है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा डेमो जैसा एक डायग्राम बनाया है, जैसे हम इंसानों जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जो भी काम होते हैं, इंसानों की जो भी दिनचर्या हो, एजुकेशन से लेकर वो ऑफिस से लेकर वो जो भी काम हो, आप हमारे जैसे ही एक इंसान से एक डमी जो होती है, जो कि रोबोट कहना चाहिए, उससे आप अपने काम करा सकते हैं। और जितनी तेजी से एक रोबोट, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है, वो इंसानों की बस की बात नहीं होती, इसीलिए इसकी मांग बहुत तेजी से अब बढ़ रही है। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि कैसे आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके लिमिटेशन है, क्या इसके नुकसान है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले आया था 1950 में। इसे अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे, जो माने जाते थे कंप्यूटर के साइंटिस्ट, कंप्यूटर के प्रति उनका जो जानकारी, रुझान और जो उनकी खोज करने की जो शोधकर्ता का बोला जाए, कंप्यूटर में उन्होंने जिस तरह से शोध किया, उसका एक ऐसा रिजल्ट आया जो क्या पूरी दुनिया में क्रांति लेकर आई। 1950 में अमेरिका के जॉन मैकार्थी जी ने क्या किया था, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो खोज करने की जो पहला पड़ाव था, जो पहले साइंटिस्ट थे, वो कौन थे? अमेरिका के जॉन मैकार्थी थे। ठीक है, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है, और इनके माध्यम से पूरे देश में, पूरी कंट्री में जिस तरह से टेक्नोलॉजी की एक क्रांति आई, एक आविष्कार हुआ, एक शोध हुआ, इनके ही जो ही पहले पड़ाव से, वो क्या है, अब हर कंट्री में, अब हर जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग क्या हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है। ठीक है, देखते हैं कि अदर कंट्री में किस तरह से आए। ठीक है, स्थापना भी 1950, इनको जनक भी 1950 का ही कहा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोकप्रियता जो कहना चाहिए, एक तरह से हर राज्यों, हर कंट्री में, राज्यों की बात नहीं करूंगी, ये ग्लोबल लेवल पर काफी फेमस हो चुका है। तो हर कंट्री में पहली बार लोकप्रियता अगर इसको मिली, हर किसी ने पसंद किया, सबकी बात नहीं करूंगी, हर किसी ने, हर किसी मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। तो 1970 में जापान के जो कंप्यूटर के, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ज्ञान, जो आविष्कारकर्ता, जो शोधकर्ता, इनके जॉन मैकार्थी के शोध से काफी प्रभावित होकर जापान में इसमें सबसे बड़ी पहल की गई थी 1970 में। तो वो जापान से मानी जाएगी। जनक कौन थे? अमेरिका के जॉन मैकार्थी, और सबसे बड़ी पहल किसने की थी? 1970 में जापान में की गई थी। ठीक, और पहल करने पे जो उनको लोकप्रियता मिली थी, जापान के द्वारा मिली गई थी। और शुरुआत माने तो 1981 में 5th जनरेशन की एक स्कीम बनी, जिसे 10 साल के लिए बनाया गया था। और इसमें जो टारगेट, जो मिशन रखा गया था और मोटिव रखा गया था, वो था कि सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट के लिए इसे हम 10 साल के लिए स्कीम के तहत इसे आगे बढ़ाएंगे। हम अपना टाइम बाउंड जो हम रख रहे हैं, 10 साल के अंदर हम इसको बहुत अच्छा एक सुपर कंप्यूटर के तौर पर हम इसे बाहर प्रोड्यूस करेंगे, पूरे वर्ल्ड पे प्रोड्यूस करेंगे, ये और उभर कर बड़ी मात्रा में और कुछ नए इनोवेटिव तरीके से बाहर दुनिया में आएंगे। ठीक, फिर 1983 में निजी कंपनी जो सुपर कंप्यूटर जो डेवलपमेंट के लिए स्कीम जो बनाई गई थी, अब ये क्या कर रहा था, उससे पहले क्या हुआ था कि 1983 में निजी संस्थान जो थे वो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू होने पर इसे क्या बेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए चुना गया था।
और इसमें काफ़ी चीज़ें, जितने भी टीम हुआ करती थी जो कि कंप्यूटर बेस्ड, जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें थी, वो संस्थान क्या है आपस में जुड़कर मिलकर इस पर और काम करने के लिए, नए नए शोध करने के लिए क्या करते थे, एक प्रोग्राम किया करते थे कि किस तरह से और इसको इनोवेटिव तरीके से लाया जाए ताकि वो और इसकी स्पीड, इसकी वर्किंग जो हो और अच्छा हो और अच्छा बेहतर हो सके। तो बहुत सारे लोगों की जो ओपिनियन, जो राय हुआ करती थी, तो बहुत मेहनत इस पर किया गया। फिर आगे चलते हैं। इसका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम में मेन चीज़ था, जो हम जनरेशन की बात करते हैं 81 से 83 के बाद, इसे रखा गया था माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश की थी। तो इसका जो एस्टैब्लिश माना जाएगा, जो माइक्रो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के तौर पे की गई थी, जो भी क्या हुआ था निजी संस्थान और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौन से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की तरफ से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए इसे रखा गया। और इसका आगे पड़ाव क्या होता है वो बढ़ता चला जाता है। ये 80 की बात कर रही हूँ, 80 प्लस की बात कर रही हूँ। 1983 में सोचो, उस जमाने में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों की बात चल रही थी। अभी हमारे देश में क्या हो रहा है, अब हमको सब पता चल रहा है कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, एंड्रॉयड क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, रोबोटिक्स क्या होते हैं। लेकिन क्या था, 1950 से ही इस पे काम होना शुरू हो गया था, इसके बारे में विचार किया जा रहा था और डेवलपमेंट की तरफ से जब बढ़ी वो 1983 के बाद आगे चलती। जब 1983 में जब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में सोचा जा रहा था, उससे पहले ब्रिटेन ने भी एलवी नाम के एक प्रोजेक्ट बनाया था, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही जुड़ी हुई चीजें थी। एलवी, ब्रिटेन ने एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। यूरोपीय संघ ने स्प्रिट प्रोग्राम चलाया था, क्योंकि इसकी क्रांति शुरू कंट्री में हो चुके थे। सबने अपना अपना एक न्यू डेवलपमेंट इनोवेशन करके, जैसे जापान ने क्या किया था, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर 1970 में, ठीक है। उसके बाद शुरुआत हुई थी 1981 में, इसका फिफ्थ जनरेशन इसकी योजना लाई गई थी। 10 सालों के अंदर इसको क्या करना था, सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट के लिए रखा जाना था। और उन्होंने उस पर काम किया, जो आगे चल के कहा एक निजी कंपनी जो भी होती है उनके साथ मिलकर, संस्थान के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बनाया, ठीक है। उसके अंतर्गत और इनकी जो पड़ाव थे वो आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जो 1981 में इसी समय ब्रिटेन ने क्या किया था, एक प्रोग्राम एक एलवी नाम के प्रोजेक्ट बनाए थे और यूरोपीय साथियों उन्होंने क्या किया था, स्प्रिट नाम का एक प्रोग्राम चलाया था, ताकि इस पे और अवेयरनेस और जागरूकता और रुचि लाया जा सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति बहुत रुझान हो और इसे बहुत सेवा तक बढ़ाया जाए, ठीक है। अब इसके सारे हम बेनिफिट्स देखते हैं और इसकी क्या लिमिटेशन है और साइड इफेक्ट भी होंगे। कि साइंस कहा जाता है ना, साइंस जितना आविष्कार होता है उससे ज़्यादा नुकसान भी है। तो साइंस है तो देखते हैं इसमें नुकसान कितना है, लेकिन ज़्यादातर फायदे ही फायदे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हाँ, इसको ऑपरेट करने की जो लोगों की जो संख्या है, जागरूकता है, नॉलेज है, वो बहुत कम नजर आती है। क्योंकि धीरे धीरे अगर इसे हर कंट्री की जिम्मेदारी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से लोगों में, यूथ में कितनी जल्दी एक जागरूकता, एक हम बने जिसके तहत इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर जगह पे लाया जाए। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फेस बनाया है जो कि एक रोबोटिक है और ये इंसानों की तरह काम करती है। अगर इसको आप मेल बनाना चाहो या फीमेल बनाना चाहो आप पे डिपेंड करता है, या कुछ भी बना सकते हो, किसी का भी चेहरा दे सकते हो आप और इसे एक जिंदा इंसानों की तरह आप इसे काम करा सकते हो, ठीक है। इसकी बेनिफिट देखते हैं, इसमें किस तरह काम करती है, क्या क्षमता है इनकी, कैपेसिटी क्या है इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन एरर को कम करता है। जैसे कि हम कुछ काम करते हैं या कोई भी कुछ काम करता है, उसमें क्या होता है, कोई ना कोई गलतियां हो जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि इस काम को करने से कुछ दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का क्या होता है, उनको पता होता है, वो किसी काम को करने से पहले उसके रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं और एरर कम होते हैं, मतलब रुकावट कम होते हैं, ठीक है। बात जो विरोध होते हैं, प्रतिरोध, रुकावट वो कम होते हैं। और क्या है, हैवी डेटा टास्क को कम करता है। बहुत ज्यादा हैवी, जैसे कि अगर नॉर्मल इंसान कुछ काम करते हैं तो क्या होता है, उसको हैवी होता है, प्रेशर होता है, माइंड प्रेशर होता है, बॉडी प्रेशर होता है और वो ज्यादा देर तक उसको काम करने की जो कैपेसिटी होती है इंसानों में नहीं होती। लेकिन हैवी डेटा के टास्कों को भी कम करती है। मतलब आप 8 घंटे का काम कर रहे हो, लेकिन AI रोबोट क्या करती है, आपके 8 घंटे के काम को 2 घंटे 3 घंटे के अंदर वो कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा। और मैं बोलूँ तो 1 घंटे के अंदर काम वो कर सकती है, ठीक है। 24/7
ये वर्किंग मोड पे रहती है, आप कुछ भी काम करा लो पूरी तरीके से एक्टिव रहती है हमेशा की तरह, और इतनी सुपर होती है कि आप कुछ भी काम कराओ कम से कम 1000 2000 या 10,000 लोगों इंसानों के काम को अकेले कर सकती है चंद मिनटों में, ठीक है। तो ये लगातार परिणाम देते हैं, मतलब इनसे कुछ भी काम कराओ तो कंटिन्यू कुछ ना कुछ ये रिजल्ट देते ही रहते हैं। ये 24 आवर्स मशीन कैसा होता है, जीता जागता एक मशीन है जो कि एक सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर से डेवलप की गई है। मशीन में वर्क करने में थोड़ा समय लेता है, लेकिन एंड्रॉयड है ये सॉफ्टवेयर से पूरी लैस है, कंप्यूटर से लैस है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट देती है ये, ठीक है। निर्णय तेजी से लेती है, बहुत जल्दी। हम किसी भी क्वेश्चन या कोई भी बात होती है, कोई भी परिस्थिति होती है, अगर हम आपके सामने आप सोचते हैं कि क्या करें, ये सोचते नहीं है, क्वेश्चन आया आंसर तैयार होता है। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है और मतलब होना चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे पास जो होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ बोर्ड पे, ये आपको पढ़ा भी सकती हैं, ठीक है। आप इसको प्रोग्रामिंग करके इनको ऐड कर दो कि किस तरह से क्लास चलानी है या पढ़ाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी कर सकती है, खाना भी बना सकती है, घर का सारा काम भी कर सकती है, ऑफिस दफ्तर कुछ भी काम आप करा लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब काम करती होगी चंद मिनटों में। ऐसा ना हो कि भविष्य में आने के बाद इंसान अपने आप से काम ही ना करे, हर एक घर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट मिले और रोबोट ही सारा काम करे। ऐसा होता भी है कई जगह पे, लेकिन देखते हैं जब हम पढ़ेंगे इसके नुकसान क्या है उसमें देखेंगे, आपको हिंट मिल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक। अब आगे चलते हैं कुछ और। बोर्ड पे ध्यान दीजिए और बहुत गौर से देखिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, बहुत बड़े ध्यान से देखना है हर चीज़ों को, बहुत जरूरी भी चीज़ें हैं ये, और हमारी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम किसी भी जानकारी के अभाव में ना रहें, और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ों को हमें जानना चाहिए। तो बोर्ड पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रही हूँ। जैसे कि जो भी इस पे जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो बहुत यूनिक चीज़ें हैं जिसपे इसका काम होता है, वो है, मैं लिखती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। रोबोटिक्स, ठीक है। रोबोटिक्स समझ रहे हो, हमारे जैसा एक इंसान क्या करता है, रोबोट की तरह काम करता है, जिसपे जिंदगी नहीं होती, इंसानों जैसी शरीर नहीं होते, लेकिन वो मशीन से बनी हुई चीज़ें, जिसे क्या कहा जाता है, रोबोटिक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है वर्चुअल कहना चाहिए था, रियलिटी, ठीक है। समझ रहे हैं, मैं बोलते जा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रियलिटी और है क्लैरिटी। मैं जो भी बोल रही हूँ और आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और लिखने पे भी हो सके तो आप स्क्रीन शॉट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक। बिग डेटा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि कैसे रीडिंग करती है इन सारी चीज़ों को, तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, इसमें से देख के बिग डेटा, और क्या हो जाएगा आर्टिफिशियल प्लस मशीन का जो भी काम होता है, ठीक है। मशीन का काम जो होता है क्या उसको कहा जाएगा, जो कि मशीन लर्निंग, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस पर आ जाएंगी, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना है। और जैसे कि मैंने लिखा है रोबोटिक्स, फिर है वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, क्लाउड टेक्नोलॉजी और बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ठीक है। तो इसका जो मेन पर्पस होता है काम करने का वो ये है, और बहुत सारे इसके क्षेत्र में बहुत सारे काम ऑलरेडी होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं और बनाए जाते हैं और यूज में भी है काफ़ी समय से। तो हमारी भारत सरकार क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से भी काफ़ी रुचि ले रही है, और ये 2023 के जो बजट में इन्होंने इस पर इन्वेस्ट करने की भी जो अपनी रुचि दिखाई है। लगभग G20 आपने देखा है, G20 के समय में बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे हुए। तो जब G20 हुआ तो उसमें क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से क्या हुआ था, इकोनॉमिक जो 2023 की रीडिंग करानी थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से हुई थी। इन्होंने बताया था कि जो वार्षिक वर्ष होंगे वो 1.3% होंगे, ठीक है। तो इसकी तरफ जो रुचि दिखाई जा रही थी, और भारत सरकार चाहती थी कि इसे G20 में भी शामिल किया जाए, क्योंकि बहुत
हर एरिया में इसके जो मांग है वो बढ़ती जा रही है और भारत सरकार ने अपने बजट में इसमें 400, मैं इसको प्लेन करके लिखती हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, G20 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जो रीडिंग कराई गई थी कि भारत की रीडिंग कितनी हो सकती है आने वाले समय के लिए, तो उन्होंने बताया था कि 1.3 वार्षिक वर्ष हो सकते हैं वृद्धि, ठीक है, 1.3 की वृद्धि हो सकती है। अब थोड़ा सा और देखते हैं कैसे कैसे होगा। ठीक है, कुछ जरूरी चीजें मैं बता रही हूँ कि और क्या चीजें हैं इसमें। बोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भारत में जो सेंटर है वो है बैंगलोर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर कहाँ है? इंडियन सेंटर कहाँ है? बैंगलोर में, ठीक है। बैंगलोर के अंदर लगभग 40 से 45 हजार क्या है इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल क्या है वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर भारत में कहाँ है? वो बैंगलोर में। लगभग इसमें 40 से 45 हजार जो आर्टिफिशियल प्रोफेशनल है वो इस पे काम कर रहे हैं और जो भी बहुत सारी ऐसी कंपनी लगभग ज़्यादा भी हो सकते हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं इस पे क्या आर्टिफिशियल के डिमांड कर रही है और आर्टिफिशियल के माध्यम से है भी 1000 से ज़्यादा कंपनियां काम कर रही है आर्टिफिशियल की सहायता से, हेल्प से, ठीक है। और देखते हैं जो मैं आपको बताया कि G20 में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम रखा गया था उसे भी शामिल किया गया था और इस पे भारत सरकार वर्तमान में 480, ये मैंने नहीं बताया आपको, ध्यान दीजिएगा। G20 जो हुआ था प्रोग्राम उसमें क्या हुआ था, इंडियन इकोनॉमिक शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं, आप समझ जा रहे हैं। तो 2023 के लिए जब रीडिंग हुई थी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रीडिंग कहती है कि जो वार्षिक वृद्धि होगी अर्थव्यवस्था में कितनी होगी? 1.3 की वृद्धि होगी, ऐसा आर्टिफिशियल ने अपनी रीडिंग में बताया था। और भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट ने बजट में 480 मिलियन रखा है, 480 मिलियन का इन्वेस्ट करेगी इंडियन गवर्नमेंट अपने देश में ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और अच्छी तरह से लाया जाए, इस पे काम किया जाए, ठीक है। ठीक है, ये जो इन्वेस्ट करेगी किस बेस पे करेगी, किस तरह के होंगे? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने बताया आपको 5th जनरेशन की क्या होगी, टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। इसके 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी तो भारत सरकार ने मांग रखी है कि जिसमें हम 480 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, हम आर्टिफिशियल के 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, हमें उसकी डिमांड है और हम इस पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारे भारत में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा विस्तार रूप ले और बहुत आसान हो हर काम को करने के लिए, ठीक है। अब कुछ और इसके क्षेत्र में चलते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग और अन्य क्षेत्रों में है, देखते हैं। और एक जरूरी चीज, गूगल, फेसबुक और लिंक
बहुत सारी ऐसे जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं या इंडस्ट्रियां या सोशल प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऐसे जो भी एप्लीकेशन चलते हैं, तो वो क्या कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसे अपने क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। और भी करने के लिए बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही है, लगातार इस पे रुचि दिखा रही है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो जुड़कर अपने भी प्लेटफॉर्म में ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनियां हैं, जैसे कि गूगल हो गया, गूगल, फेसबुक, लिंक, शायद लिंक जो एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज नहीं करते, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक हर कोई इस्तेमाल करता है। गूगल के बिना कोई भी चीज़ सर्च करना पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी चलाओ एंड्रॉइड फ़ोन में। ठीक है, तो समझ लो आपने, गूगल, फेसबुक और लिंक क्या कर रही है, मनी क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें, एप्लीकेशन है, बहुत सारी ऐसे बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म है जो काफी रुचि ले रही है, ताकि आर्टिफिशियल की जो सुविधाएं हैं, जो भी बेनिफिट है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल, उसके बेनिफिट इन प्लेटफॉर्म को भी मिल सके और बहुत आसान हो हर चीज पहले से ज्यादा। ठीक है, जितनी स्पीड में ये भी काम करती है उसी स्पीड में और क्या होना चाहिए, और ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ने वाली है और डिजिटल इंडिया पहले से सब हर जगह में फैल चुकी है। और इस डिजिटल इंडिया को जो स्पीड है डिजिटल इंडिया की, और हर जगह पहुंच जो बढ़ रही है, कई जगह पे डिजिटल का माध्यम साधन पहुंचा नहीं, वहां पे भी क्या होगा, डिजिटल पहुंच जाएगी। ठीक है, डिजिटल इंडिया का जो सपना भारत ने देखा है, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना एक बहुत बड़ी क्रांति भी है, और इस पे बहुत ज़्यादा काम करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं आज भी कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी और डिजिटल का सुख सुविधाएं नहीं है, और बहुत सारी ऐसे एजेंसियां हैं और जांच ब्यूरो है, बहुत सारी ऐसे एजेंसियां हैं जिसमें बहुत आसान होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके कुछ बेनिफिट देखते हैं, फिर उसके नुकसान देखते हैं और देखेंगे लास्ट में क्या होता है। जैसे मैंने बहुत सारे बताए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग कहाँ पे, और 1000 कंपनियां जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रही है, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इंटेलिजेंस पे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको बोला जाता है कृत्रिम, तो उस पर भी बहुत ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बहुत इस पे जागरूक हैं और बहुत इस पे बजट के लिए इन्वेस्ट करने को तैयार है, ताकि जो एक सुसंगठित तरीके से जो जिस तरह से विलंब की स्थिति होती है कामकाज में, उसमें क्या हो, तत्परता हो, और राज्यों से लेकर कंट्री से लेकर जिस तरह से इसका विस्तार हुआ, बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ा। और हम देखते हैं कि अभी जो मौजूदा इस्तेमाल में, जिस क्षेत्रों में इस्तेमाल इसके हो रहे हैं, उसके क्षेत्र देखते हैं। मैंने कुछ टाइटल इस पे नोट किए हुए हैं, आपकी नॉलेज में भी है जो सारे टाइटल है। सबसे पहले यहाँ देखिए एग्जाम्पल, जो सबसे ज्यादा अभी इस्तेमाल में लाया जा रहा है वो है डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट। किसमें, और एप्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किसमें कर रही है, जैसे कि अमेजन एलेक्सा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल कर रही है और एप्पल सिरी में कर रही है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है कि अमेजन जिस तरह से वो प्लेटफॉर्म में एक्टिव है, उसकी जो क्षमता शक्ति है, वर्किंग क्षमता शक्ति, वो काफी आगे है, और एलेक्सा में वो AI का इस्तेमाल करती है। एप्पल भी जो काफी कॉस्टली भी है, और जिस तरह से एप्पल की कंपनी काम कर रही है सीरी में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से काम कर रही है। बहुत सारे जो ह्यूमन अपने दिनचर्या में और जो ह्यूमन की लाइफ होती है उसमें इंटेलिजेंस कैसे काम कर रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो करती है वॉइस सर्च में। जैसे कि आप गूगल पे आप टाइप नहीं कर सकते, तो क्या आप वॉइस से कुछ भी बोल सकते हो, फिर वो सर्च हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, गूगल मैप, जब भी आप किसी लोकेशन जो पिकअप लगा रहे हैं या जहाँ पे आपको ड्रॉप करना है, ठीक है, तो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको क्या होता है, आपके रास्तों को वो निर्देशित करती है, डायरेक्शन देती है और आप उस डायरेक्शन में पहुंच जाते हो, ताकि आसान होता है आपको जो विलम्ब हो, जो 10 लोगों से पूछ कर या भटकते भटकते हुए उस जगह पे जाने से अच्छा है आप गूगल मैप का इस्तेमाल करो, ताकि गूगल मैप आपको आपके लोकेशन पे पहुंचा देती है और आप पहुंच सकते हो। ठीक है, फिर है सेल्फ ड्राइविंग कार। अभी ये बहुत अच्छी चीज है कि इंसान ड्राइविंग करते हैं, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, जितने भी व्हीलर होते हैं, तो क्या होता है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सेल्फ ड्राइविंग कार हो तो हो सकता है एक्सीडेंट कम हो, और ये बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी हो जाएगी। फिर ड्राइवर की रोजी रोटी में नुकसान। हाँ, इसमें ये है कि अगर ये सब सुविधाएं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर लैस हो गई दुनिया, तो रोजगार नहीं मिलने वाले, सारे घर में बैठेंगे, सब टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएंगे, सबको टेक्नोलॉजी पे काम करने पड़ेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, क्लास में मैं ऐसे भी कई लोगों को बोलती हूँ कि डिजिटल से जितने जागरूक हो सकते हो आप अपडेट रहो उस पर, क्योंकि आने वाले समय में बहुत आगे जाने वाला है ये। देखिए, सेल्फ ड्राइविंग कार की बात हो रही है यहाँ पे कि रोबोटिक्स, मैंने बता दी रोबोटिक के सारे काम, एक इंसान अगर काम नहीं कर पा रहा है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम पे रोबोटिक के तहत रख सकते हैं। हो सकता है जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी रोजी रोटी के लिए हर घर में काम करने के लिए एक रोबोट दिखाई दे। ऑटोमेशन या ऑटोमेटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग है, ठीक है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, ऑनलाइन एड नेटवर्क कैसे करना, ई पेमेंट करना। अब तो ई पेमेंट, ई बिल सब ई से जब पेमेंट निकला, गूगल पे, पेटीएम, बहुत सारे ऐसे पेमेंट का जो निकला, तो बैंकों में क्या हो रही है, लाइन और भीड़ कम लगने लगी, और इससे क्या हो रहा है, आसान हो रहा है बहुत। ई पेमेंट की सुविधा मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत तकलीफ होती थी हर उम्र के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। बैंकों में जो धक्के खा कर आप 7 घंटे 8 घंटे लाइन लगते हो, बीमार हो, तो उसके लिए एक राहत है, काफी अच्छा हो गया। और इससे क्या होता है कि आप कुछ पेमेंट कर रहे हो तो आपको उसकी रिसिप्ट भी मिल जाती है, आपको रिटर्न मिल जाती है, जो भी ई बिल होते हैं, ठीक है, आप कहाँ पेमेंट कर रहे हो, क्या हो रहा है। लेकिन नुकसान भी है ई पेमेंट पे, कई जगह तो आप देखो कि हैक कर लिया जाता है और बैंकों से जिस तरह पैसे गायब हो जाते हैं, तो उससे नुकसान भी है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एक सुरक्षा के पर्पज से किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर काम करना होगा। जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये सिक्योरिटी सर्विलांस, ये क्राइम के क्षेत्रों में जो पुलिसिंग सिस्टम होती है, लॉ के क्षेत्रों में ज्यादा वर्क करते हैं, ये भी आसान है। इससे क्या होता है कि हम सिक्योरिटी और सर्विलांस के तहत किसी भी आरोपी को कहीं भी ट्रैक करके पकड़ा जा सकता है, अगर उसके पास क्या हुआ, एंड्रॉइड फोन हुआ। आज कंपलसरी हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है, तो किसी को ट्रैक करना उसके सिम के नंबरों से या हैंडसेट से या है जो भी स्मार्टफोन होते हैं उसके माध्यम से किसी को ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। फिर गेमिंग, ये गेम से रिलेटेड है। फिर चैट बोर्ड हो गया, फिर हेल्थ केयर, बिजनेस और एजुकेशन के लिए काफी बेनिफिशियल है। ई पेमेंट भी बहुत अच्छी है। फिर सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जाके बहुत अच्छा है। हाँ, मेरा ये बता रही, इससे नुकसान क्या होगा, बेरोजगारी आ जाएगी, रोजगार नहीं मिलने वाले, क्योंकि सारा काम किसको करना है, रोबोट को। तो रोबोट ही हर जगह अगर काम करते हैं कम समय में, तो इसकी मांग ज्यादा बढ़ जाएगी और लोग क्या हो जाएंगे, एक तरह से घर में बैठे रह जाएंगे। और नुकसान ये है कि बहुत कॉस्टली साथ हो सकता है कि इस पे ज्यादा कोई अफोर्ड ना कर पाए, क्योंकि आप स्मार्टफोन खरीदते 10-12 हजार का फोन आना है, ज्यादा ज्यादा 7-8 हजार का फोन आना है। तो अगर आप एक रोबोट ही घर पे ला रहे हो काम करने के लिए, तो सोचो बहुत कॉस्टली हो जाएगी। तो आने वाले समय में अभी समय लगेगा, काफी समय लग जाएगा, लेकिन जो कंपनियां हैं, जो सेक्टर है, जिसको बिजनेस अपना डेवलप करना है, जिसको आगे बढ़ाना है, वो एफर्ट कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। कुछ लॉ से चीजें वो एफर्ट कर सकती है, ठीक है। अभी अमेजोन और एप्पल कर रही है, आगे भी चल के बहुत ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकती है। और जिस तरह से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को जिस तरह के पैसे का ये बजट बनाती हो सकता है उसके अकॉर्डिंग की बहुत सारी चीजें आसान हो जाए। तो और मैं बताती हूँ कि इसमें नुकसान और क्या है, इंसान आलसी हो जाएंगे और रुचि लेना कम करेंगे, पूरी टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएंगी चीजें, सब सॉफ्टवेयर की दुनिया हो जाएगी, हेल्थ पे भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अच्छी चीजें हैं, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई साइड इफेक्ट ना हो, ऐसे डिजाइन किया जाए तो बहुत अच्छा है। और फायदे हैं कि फायदे मैंने बता दिए थे कि ये प्रेशर कम करती है, कम समय में रिजल्ट देती है, जो भी रिस्क होते हैं उसको कम करती है। बहुत सारे आप समझ रहे होंगे कि कितना आसान होता है स्मार्टफोन से, आप कितने पहले के मुकाबले अब कितना आसान हो गया कीपैड के मुकाबले स्मार्टफोन। तो आप समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कैसा होगा। तो
बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे डाउट, बहुत सारे अभी होंगे जरूर, जब तक कि इंसानों के हाथ में ऐसी चीजें ना आ जाए। लेकिन मेरा काम था बताना, आपको मैंने बता दिया कि हमारे जैसे भी इंसान हो सकते हैं, जो जीता जागता है, तो रोबोट हो सकता है जो हर घर का काम कर सकता है, ऑफिस का काम हो, स्कूल का काम हो, एवरीथिंग। ठीक है, तो बस इतना, मुझे दीजिए इजाजत, मैं चाहती हूँ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।